हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु में। आज मैं इस लेक्चर के माध्यम से सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इतिहास का जिक्र करने वाला हूं और इतिहास का शुभारंभ होने वाला है। ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आइए हम जान लेते हैं ये इतिहास विषय शुरू करने से पहले थोड़ा सा सामाजिक विज्ञान के बारे में कि आखिर सामाजिक विज्ञान जो विषय हम लोग को पढ़ना है वह सामाजिक विज्ञान होता क्या है। सबसे पहले बात कि ये जो सामाजिक विज्ञान होते हैं, ये जो सामाजिक विज्ञान होते हैं सामाजिक विज्ञान होते हैं, इसके अंतर्गत देखिए हमें क्या पढ़ना होता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमें समाज के बारे में अध्ययन करना होता है कि आखिर समाज में कैसे रहना है, समाज में क्या क्या प्रोसेस से गुजरना है। इसके अतिरिक्त हमें देश दुनिया के बारे में जानना होता है तथा बीते हुए घटना के बारे में एवं पूरे वर्ल्ड के बारे में हमें जानना होता है कि उसमें घटनाएं क्या हो रही है। और आज हम शुरू करने वाले हैं इतिहास, और क्लास 10th में सबसे इंपॉर्टेंट विषय होता है इतिहास। ये जो इतिहास है इसके सबसे पहले चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये इतिहास का पहला चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्लास 10th में है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे यूरोप के बारे में और यूरोप में होने वाले क्रांति के बारे में। आइए हम जानते हैं कि ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर है, हम थोड़ा सा जान लेते हैं यूरोप के बारे में। ये जो यूरोप है, ठीक, ये जो यूरोप है, यूरोप एक महादेश है। यूरोप क्या है? तो यूरोप एक महादेश है। ठीक, और इस महादेश के अंतर्गत, यूरोप महादेश के अंतर्गत कई सारे देश आते हैं और यूरोप के कई सारे देश, जैसे कुछ देश के हम नाम रखते हैं, जैसे एक देश नाम है फ्रांस, यूनान, आप नाम सब सुने होंगे, फ्रांस, यूनान, ठीक है, यूनान। और फ्रांस हो गया, यूनान हो गया, ग्रीस हो गया, ठीक है, तुर्की हो गया, ठीक, ये सारे जो देश हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, जिसके बारे में हमें चैप्टर में पढ़ना है। हम आइए जो यूरोप महादेश हैं, ये महादेश की बात करें तो टोटल 7 महादेश होते हैं। ठीक है, टोटल 7 महादेश हैं इस पृथ्वी पर, और हम थोड़ा थोड़ा सातों महादेश के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महादेश का, तो टोटल 7 महादेश है। टोटल कितने महादेश है? तो टोटल 7 महादेश है। सबसे पहला बात करें तो एक महादेश जिसका नाम है एशिया। एशिया महादेश है जिसके अंतर्गत हमारा भारत भी आता है, और भारत एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारत एक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है, और एशिया महादेश के अंतर्गत ही हमारा भारत आता है। ठीक है, और एशिया महादेश में भी कई सारे देश हैं। एशिया महादेश के अंतर्गत भी कई सारे देश हैं जिसके बारे में हमें जानना है। और एशिया महादेश के बाद है अफ्रीका महादेश, और अफ्रीका महादेश के अंतर्गत भी कई सारे देश आते हैं। अफ्रीका महादेश के अंतर्गत भी कई सारे देश आते हैं। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नेक्स्ट है महादेश उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यानी टोटल 1 2 3 4, यानी कि ये 4 महादेश दिखे। फिर नाम है यूरोप महादेश, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, यूरोप महादेश। ठीक, उसके बाद है अंटार्कटिका, फिर है ऑस्ट्रेलिया महादेश। ऑस्ट्रेलिया महादेश का एक और नाम रखते हैं ओशिनिया, इसे ओशिनिया महादेश भी कहा जाता है,
वास्तव में इस महादेश का ओशिनिया ही नाम है, लेकिन ओशिनिया महादेश का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए इस महादेश का नाम हम ऑस्ट्रेलिया रखते हैं। टोटल 7 महादेश का यहाँ जिक्र दिख रहा होगा, और हमें यूरोप महादेश का एक देश जिसका नाम है फ्रांस, और इस फ्रांस की क्रांति से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर की। और चैप्टर का नाम जैसे बताया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो हमें पता होना चाहिए कि यूरोप एक महादेश है। यूरोप क्या है? एक महादेश है जिसके अंतर्गत कई सारे देश आते हैं। आइए थोड़ा यूरोप के कई देशों के हम नाम जिक्र कर लेते हैं। जैसे ये यूरोप महादेश का मानचित्र है जिसमें कई सारे देश है। जैसे हम नाम रखे हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, पोलैंड, ठीक, ये सारे जितने भी देश हैं सब यूरोप महादेश के देश अंतर्गत के देश हैं, और जिसके बारे में पढ़ना होता है डेनमार्क, ठीक है, उसके बाद ये फ्रांस रहा यहाँ पर, ठीक है, ये सारे देश है जिसके बारे में हमें पढ़ना है चैप्टर के माध्यम से। ठीक, आइए हम जिक्र करते हैं कि आखिर ये जो चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, थोड़ा सा इस यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत करने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है पहले हम जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, इंग्लिश में कहते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक, सबसे पहला बात हम यूरोप की जिक्र कर लेते हैं कि आखिर यूरोप है क्या। तो हम अभी बताए हैं कि यूरोप एक महादेश है। यूरोप क्या है? तो यूरोप एक महादेश है, और जिसके अंतर्गत कई सारे देश आते हैं। ठीक है, यूरोप महादेश के अंतर्गत कई सारे देश आते हैं, ऑलमोस्ट इसके अंतर्गत 48 कंट्रीज आते हैं जिसके बारे में हमें जानना होता है। जैसे यूरोप महादेश के अंतर्गत जो देश आते हैं हम उसका नाम रखते हैं, जैसे इटली, फ्रांस, ठीक है, रोम, ठीक, इंग्लैंड, इसको ब्रिटेन भी कहते हैं या लंदन के नाम से भी इसको प्रचलित है। ठीक है, ये यूरोप महादेश का कुछ देश हैं। आपसे एग्जाम में भी पूछता है कि यूरोप महादेश के कुछ देश के नाम लिखें। ठीक है, 2 नंबर में पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, और इनमें से 3 को दे सकता है, और लास्ट में लिखेगा ऑप्शन में कि इनमें से सभी। तो आपको पता चल गया कि यूरोप महादेश के अंतर्गत कुछ देश के नाम, जो अगर ऑप्शन में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यूरोप के बारे में तो बता दिए, अब हम जानेंगे राष्ट्रवाद के बारे में कि आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है। याद रखना, राष्ट्रवाद का जो डेफिनेशन होगा समझिएगा कि राष्ट्रवाद जो होता है, राष्ट्रवाद इंग्लिश में कहेंगे नेशनलिज्म। ठीक है, आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है? याद रखना, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। राष्ट्रवाद क्या है? एक विचारधारा है। ठीक है, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत अपने देश से प्रेम अथवा लगाव होता है। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत अपने देश से प्रेम अथवा लगाव होता है। और यहाँ डेफिनेशन की बात करें तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत अपने देश अथवा अपने देश से प्रेम अथवा लगाव होता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रवाद का यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत अपने देश से प्रेम भाव की लगाव अथवा प्रेम क्या लिखा है? अपने देश से प्रेम, ठीक है, यहाँ पे अथवा होगा, अथवा लगाव की भावना का उदय होता है। यहाँ पे भावना लिखा है, यहाँ पर अथवा होगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर भावना ना हो करके प्रेम अथवा लगाव की भावना का उदय होता है।
फिर से एक बार पढ़ते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत अपने देश से प्रेम अथवा लगाव की भावना का उदय होता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और आप भी एक, अगर आपको अंदर भी अपने देश से प्रेम अथवा लगाव है तो आप भी एक राष्ट्रवादी हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के मन में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है उसे हम राष्ट्रवादी कहते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप अपने आप को राष्ट्रवादी कह सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको अपने देश के बारे में, ठीक है, आपके देश के बारे में कोई व्यक्ति भला बुरा बोलता है तो आपको गुस्सा आता है और ये सोचते हैं कि वो आपके देश के बारे में भला बुरा ना करे, ना सोचे, या फिर अपने देश की भलाई के बारे में आप सोचते हैं। तो इस प्रकार अगर आप अपने देश के भलाई के बारे में सोचते हैं, अपने देश की बुराई नहीं सुनना चाहते हैं और अपने देश के लिए मतलब कि कुछ करने की जुनून रखते हैं तो आप भी राष्ट्रवादी हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जिस व्यक्ति के मन में राष्ट्रवाद की भावना का उदय होता है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। ठीक, यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है या सब्जेक्टिव में भी पूछता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि राष्ट्रवाद की भावना का उदय यूरोप में हुआ और यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ। एक वक्त था जब दुनिया में राजतंत्र था। जब राजतंत्र था उस समय राजा महाराजा का शासन हुआ करता था और जब जब देश में राजा का अत्याचार बढ़ा है तब तब उस देश में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ है। राष्ट्रवाद की भावना जिस देश में उदय हुआ है, राष्ट्रवाद की भावना का उदय जिस देश में हुआ है, इसका अर्थ साफ साफ है कि उस देश में शासन करने वाले जो राजा थे वहां की जनता के साथ अत्याचार करते होंगे, तभी राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना का उदय का अर्थ यह हुआ कि अपने देश से प्रेम होना। राजा महाराजा के टाइम में देश से प्रेम नहीं, अपने राजा से प्रेम करने की भावना का उदय किया जाता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे लोग जागृत हुए, बुद्धिजीवी हुए और अपने देश से प्रेम करने लगे। क्योंकि राजा एक वक्त में चले जाते थे, राजा मर जाते थे, राजा का अंत हो जाता था, लेकिन देश वहीं रहता था। लोग जिस हिसाब से शिक्षित हुए अपने मन में समझने लगे कि हम अगर राजा से प्रेम करते हैं तो राजा का अंत हो जाता है, लेकिन देश का अंत नहीं होता है। साफ साफ स्पष्ट है कि अगर हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो ये हमारा अंत हो जाएगा, लेकिन देश यहीं पे रहेगा। अर्थात देश से प्रेम करेंगे तो ये कंटिन्यू हमारे मरते दम तक रहेगा, लेकिन राजा हमारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो अभी राजा है अच्छा है, इनके बाद का जो राजा आने वाले हैं वो अच्छे ही होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो हमने क्या जाना कि राष्ट्रवाद की भावना का उदय 19वीं शताब्दी में सबसे पहले यूरोप में हुआ। सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में हुआ था 19वीं शताब्दी में। ठीक है, आइए हम जानते हैं। एक और यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रवाद का उदय पूर्ण जागरण काल अर्थात 14वीं से 17वीं शताब्दी में हुआ था। राष्ट्रवाद का उदय पूर्ण जागरण काल 14वीं से 17वीं शताब्दी में हुआ था। पूर्ण जागरण काल का अर्थ यह हुआ, यह एक काल है। ठीक है, पूर्ण जागरण काल एक अवधि, एक समय की अवधि है। और याद रखना जो शताब्दी होते हैं शताब्दी यह 100 दिन के अंतराल को दर्शाता है। 14वीं शताब्दी का अर्थ यह होता है कि 100 साल पीछे से आगे 100 साल जाएंगे। जैसे 1300 से लेकर के 1400 को हम यह 14वीं शताब्दी कहेंगे। और 17वीं शताब्दी का अर्थ यह हुआ कि 1600 से लेकर के, ठीक है, सॉरी 1600 से नहीं, ठीक, मिट नहीं रहा है। 17वीं शताब्दी का अर्थ यह हुआ, ठीक है, 1600 से लेकर के 1700 तक के काल को हम 17वीं शताब्दी कहेंगे। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में पूर्ण जागरण काल रहा था और राष्ट्रवाद का उदय पूर्ण जागरण काल में हुआ और पूर्ण रूप से यूरोप में 19वीं शताब्दी में हुआ। पूर्ण जागरण काल का अर्थ हुआ कि 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी का अर्थ यह हुआ कि उसी समय से लोग 14वीं शताब्दी से ही
लोगों के मन में राष्ट्रवाद की प्रति यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना का उदय होने लगा था। 14वीं शताब्दी से ही लोगों के अंदर राजा के विरोधी अंदर अंदर राजा का विरोध करने की भावना का उदय हो रहा था। कई बार ऐसा होता होगा आपके अंदर, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपके अंदर किसी के प्रति विरोध करने की भावना का उदय होता होगा, लेकिन आप डर के मारे नहीं करते होंगे, क्योंकि वो शख्स का अगर आप विरोध करते हैं तो आपसे आप पर हावी हो सकता है, लेकिन वक्त आने पर जरूर आप उसका विरोध करेंगे। ऐसा ही दुनिया चलता है। एक वक्त होगा, एक वक्त था 14वीं शताब्दी, जब लोग अपने देश से प्रेम करने लगे। उसी समय भावना का उदय हो रहा था, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं था कि राजा का विरोध करे, क्योंकि राजा ऐसा नहीं चाहता था कि लोग देश से प्रेम करें, राजा चाहता था कि लोग राजा से प्रेम करें। तो हम यहाँ कहेंगे कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के काल को हम पूर्ण जागरण काल कहते हैं, पूर्ण जागरण काल कहते हैं, और पूर्ण जागरण काल में ही राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश फ्रांस में हुआ था। और फ्रांस में कब हुआ था? तो 1789 में। अर्थात राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश फ्रांस में हुआ 1789 में। आइए थोड़ी सी आगे की कहानी जानते हैं कि आखिर क्या कारण था कि राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। राष्ट्रवाद की भावना का उदय क्या कारण था कि हुआ था? हम कुछ कारण जानेंगे, जैसे सन 1789 ईस्वी की बात है। 1789 ईस्वी की बात है, जब फ्रांस का राजा लुई 16वां था। फ्रांस का राजा लुई 16वां था। याद रखना 1789 ईस्वी की बात है, फ्रांस का राजा लुई 16वां था, क्योंकि 1789 ईस्वी से पहले फ्रांस में, अर्थात उससे कई साल बाद भी फ्रांस में राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र कहने का अर्थ यह है कि राजतंत्र यानी कि यहां पर लिख देते हैं, ये जो राजतंत्र होते हैं, राजतंत्र का अर्थ होता है कि लोग अपने राजा से प्रेम करते थे, राजा से प्रेम करते थे और राजा से प्रेम करते थे और राजा का ही शासन हुआ करता था। राजा का ही शासन हुआ करता था। राजतंत्र दो शब्द से मिलकर बना है, राज और तंत्र से। राज और तंत्र से, ठीक है। राज का अर्थ होता है राजा का शासन, तंत्र का अर्थ होता है शासन, ठीक है, और राज का अर्थ राजा, ठीक है। यानी कि राजतंत्र का अर्थ होता है कि राजा का शासन। राजतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राजा का शासन होता है, यानी किसी एक व्यक्ति का देश में अधिकार होगा, किसी एक व्यक्ति का ही देश में शासन होता है, उसे हम राजतंत्र कहेंगे, ठीक है। आइए हम आगे की बात जानते हैं। ये राजतंत्र अर्थात 1789 ईस्वी की बात है, फ्रांस में फ्रांस का राजा लुई 16वां था। लुई 16वां घोर प्रतिक्रियावादी और निरंकुश राजा था। याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि लुई 16वां कैसा राजा था, तो याद रखेंगे घोर प्रतिक्रियावादी निरंकुश राजा। प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है और निरंकुश का अर्थ होता है कि अपने से मतलब रखना, किसी और से मतलब नहीं रखना। निरंकुश का मतलब होता है कि उसके काम में कोई अंकुश ना लगाए, कोई रोक ना लगाए। उसके काम में कोई भी रोक लगाता था तो उसकी बात को वह नहीं मानता था, अपने अकॉर्डिंग, अपने कार्य के अकॉर्डिंग वह काम करता था, किसी का बात नहीं सुनता था। और हम वैसे राजा को निरंकुश कहते हैं जो प्रजा के सुख दुख से कोई मतलब नहीं रखता था। यानी कि लुई 16वां भी वैसे ही राजा था जो प्रजा की सुख दुख से मतलब नहीं रखता था, अपने से मतलब रखता था, भोग विलासी था, उसके पास जितने भी उसके चमचे थे उससे मतलब रखता था, ठीक है। अगर हम लुई 16वां की बात करें तो लुई 16वां वुर्वो राजवंश का राजा था, ठीक है। वुर्वो राजवंश का एक निरंकुश राजा था, ठीक है। 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजा लुई 16वां था और लुई 16वां वुर्वो राजवंश का एक निरंकुश राजा था, ठीक है। और यह लोगों के सुख दुख का ध्यान नहीं रखता था, भोग विलासी था, अपने से मतलब रखता था। और धीरे धीरे जनता
परेशान होने लगी। और लुई 16वां ने एक सबसे परिवर्तनशील बात क्या किया, इसने सामंती व्यवस्था लागू कर दिया। लुई 16वां ने सामंती व्यवस्था लागू कर दिया। अब ये सामंती व्यवस्था क्या होता है, जरा हम उसको जानते हैं। सामंती व्यवस्था का तात्पर्य है कि लोगों की जमीन, अर्थात सामंती व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें किसी दूसरे के जमीन का मालिकाना हक किसी दूसरे जमींदार का होता था। फिर से बोल रहे हैं, किसी दूसरे जमीन का, किसी दूसरे व्यक्ति के जमीन का, किसान के जमीन का मालिकाना हक किसी दूसरे जमींदार को होता था। सामंती व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके तहत दूसरे व्यक्ति के जमीन का मालिकाना हक किसी दूसरे जमींदार को होता था और वह जमींदार उगाए गए अनाज को सीधा राजा को सौंप देता था। यानी कि उगाए गए अनाज का कुछ हिस्सा किसानों के लिए छोड़ करके सारा अनाज राजा को सौंप देता था। इससे जनता काफी परेशान थी, और इसका विरोध कर रही थी। दूसरी बात कि लुई 16वां ने किसानों के अनाज पर, अर्थात किसानों के पर टैक्स लागू कर दिया था। टैक्स लागू कर दिया था, इसका विरोध करते थे। कोई भी अनाज उगाते थे, उस अनाज का कुछ हिस्सा उसको डायरेक्ट देना ही पड़ता था राजा को, और इससे जनता को काफी परेशानी होती थी, किसानों को काफी परेशानी होती थी। तो सामंती व्यवस्था लागू कर दिया, टैक्स लागू कर दिया। देश में महंगाई भी बढ़ा दी थी, लुई 16वां ने। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि आखिर प्रक्रिया क्या है। यहां पर लिखा हुआ है 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति को लिखें। 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति को लिखें। लिखा है 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजा लुई 16वां था। यह वुर्वो राजवंश का एक घोर प्रतिक्रियावादी और निरंकुश राजा था। ठीक है, इस राजा से जनता काफी परेशान थी, सभी प्रक्रिया बता दिए, क्योंकि निरंकुश था, इससे जनता खुश नहीं थी। लुई 16वां एक घोर प्रतिक्रियावादी और निरंकुश राजा था, इसे जनता खुश नहीं थी, इसका विरोध कर रही थी। ठीक है, और वह वक्त भी आ गया जब जनता विरोध पर उतर गई और लुई 16वां का विरोध करते हुए क्रांति कर दी और लोग सड़कों पर आ गया। लुई 16वां ने सामंती व्यवस्था लागू कर दिया था। सामंती व्यवस्था भी बताए हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के जमीन का मालिकाना हक किसी दूसरे व्यक्ति के पास होता है और वह उस अनाज को डायरेक्ट राजा को सौंप देता है। फिर से जानिए, जो सामंती व्यवस्था होते हैं, सामंती व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी दूसरे के जमीन को ठीक है, राजा द्वारा किसी दूसरे जमींदार को सौंप दिया जाता था। जमीन पर अनाज उगाएगा किसान, और उस अनाज को डायरेक्ट वह जो सामंती व्यवस्था के अंतर्गत जो जमींदार को राजा हायर करते हैं, वह राजा के पास, मतलब वह जो जमींदार होते हैं, उस जमीन के अनाज को डायरेक्ट राजा को सौंप देते थे और उस अनाज में से कुछ हिस्सा किसानों को रख देते थे और किसान इससे काफी परेशान रहते थे। यानी कि सामंती व्यवस्था लागू कर दिया था, जिसके कारण जनता परेशान होकर 14 जुलाई 1789 ईस्वी में क्रांति कर दी और राजा सहित नहीं है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है। ठीक है, क्रांति कर दी और ये नहीं है, ये थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, ये इसमें से नहीं है। ठीक, यहाँ पे क्या है, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में जनता द्वारा क्रांति कर दिया गया। ठीक है, और राजा को बंदी बना लिया गया, बना लिया गया। ठीक है, राजा को बंदी बना लिया गया। ठीक, राजा को बंदी बना लिया गया। ठीक है, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर अपने से इसको थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे।
हाँ, 14 जुलाई 1789 में क्रांति कर दी गई और राजा को बंदी बना लिया गया। ठीक है, और राजा यानी कि लुई 16वां को बंदी बना लिया गया और राजा की मृत्यु लुई 16वां की मृत्यु 1793 में हो जाती है। याद रखेंगे यह बात, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट था, एक बार हम फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजा लुई 16वां था। यह वुर्वो राजवंश का घोर प्रतिक्रियावादी और निरंकुश राजा था। इस राजा से जनता काफी परेशान थी। ठीक है, इस राजा से जनता काफी परेशान थी। ठीक, और इसने सामंती व्यवस्था लागू कर दिया था, जिसके कारण जनता परेशान होकर 14 जुलाई 1789 ईस्वी में क्रांति कर दी और राजा को बंदी बना लिया जाता है। और राजा को जब बंदी बना लिया जाता है तो राजा की मृत्यु 1793 में हो जाती है। राजा की मृत्यु 1793 में हो जाती है। और याद रखेंगे, कहावत है कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेला, अत्याचार मिटावे खातिर धरती पुत्र जन्म लेवेला। वैसे ही जिस प्रकार एक मूवी था जिसमें रॉकी भाई आते हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि बड़ा फेमस डायलॉग था, सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई। रॉकी भाई की एकदम दाढ़ी होती थी और पूरे जनता की हेल्प करने के लिए रॉकी भाई की एंट्री होती है। ठीक है, फिल्म का नाम तो याद नहीं आ रहा कि हम फिल्म नहीं देखते, बहुत ही कम देखते हैं। ठीक, लेकिन ये डायलॉग जरूर सुने हैं। तो ये जो शासनकालीन जो क्रांति हो रही है 1789 ईस्वी की क्रांति, इस क्रांति के दौरान, ठीक है, हमारे रॉकी भाई की एंट्री होती है, जिनका नाम था नेपोलियन। ठीक है, पहले ही बोले हैं कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेला, अत्याचार मिटावे खातिर धरती पुत्र जन्म लेवेला। वैसे ही धरती पर अत्याचार बढ़ रहा था, यूरोप की धरती पर, फ्रांस की धरती पर अत्याचार काफी बढ़ गया था और उस अत्याचार को मिटाने के लिए एक धरती पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। इसका पूरा नाम बात करें तो नेपोलियन दी बोनापार्ट। नेपोलियन के पूरे नाम का जिक्र करें तो नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन दी बोनापार्ट था। नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन दी बोनापार्ट था, आपको याद रखना है। नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन दी बोनापार्ट था। ठीक है, नेपोलियन, हाँ, चलिए नेपोलियन के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। नेपोलियन की जीवनी, नेपोलियन का एंट्री भी होती है और रॉकी भाई की तरह होती है। मेरे जिंदगी में काफी ये मतलब कि प्रेरणा स्रोत पर्सन रहा। हालांकि हम देखे नहीं है, लेकिन इनकी जीवनी पढ़े तो इनकी जीवनी काफी बेहतरीन रही है। आइए हम जानते हैं नेपोलियन के बारे में। हम नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन दी बोनापार्ट था। नेपोलियन दी बोनापार्ट था। नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन दी बोनापार्ट था। ठीक है, नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन दी बोनापार्ट था। ठीक, और नेपोलियन के जन्म की बात करूं तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में हो जाता है और नेपोलियन की मृत्यु 5 मई 1821 में होती है। इसकी जीवनी काफी लंबी है। नेपोलियन दी बोनापार्ट की जीवनी काफी लंबी होती है। नेपोलियन का जो जन्म होता है 15 अगस्त 1769 में होता है और नेपोलियन की मृत्यु 5 मई 1821 में हो जाती है। जब फ्रांस में, यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी, तो 1789 ईस्वी की बात है। 1789 ईस्वी में ये जो नेपोलियन है ये फ्रांस का सेनापति था। नेपोलियन फ्रांस का सेनापति था।
ठीक है, याद रखेंगे। नेपोलियन फ्रांस का कौन था? तो नेपोलियन फ्रांस का सेनापति था। 1789 ईस्वी में जो नेपोलियन है, फिर से बोल रहे हैं, 1789 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सेनापति होता है। ठीक है, नेपोलियन फ्रांस का सेनापति है। और पहले ही एक बात बताए हैं, बड़ा बेहतरीन बात, कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेला, अत्याचार मिटावे खातिर धरती पुत्र जन्म लेवेला। ये जो नेपोलियन है, फ्रांस की क्रांति के समय काफी देशभक्ति था, और फ्रांस की क्रांति के समय जब यह सेनापति था ना, उसी समय नेपोलियन ने ठान लिया कि अब हमको भी राजा बनना है, राजा बनने का सपना देखा। इसीलिए कहा जाता है कि सपना बड़ा देखे, सपना कभी भी बड़ा देखे। कहावत है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। सपना कभी भी बड़े देखना चाहिए। इसी प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट के सीने में आग लग गई थी, क्रांति की लहर उमड़ गई थी कि अब हमें राजा बनना है और किसी भी हाल में बनना है। जब सपने प्राप्त करने के लिए उस पर काम किया जाए तो जरूर पूरा होगा। नेपोलियन करता क्या है कि 1789 ईस्वी में जब क्रांति होती है, सेनापति होता है, और इसी समय 1789 में नेपोलियन ने राजनीति में प्रवेश किया। नेपोलियन 1789 में राजनीति में प्रवेश करता है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता भी है कि नेपोलियन राजनीति में प्रवेश कब करा, तो आपको याद रखना है कि नेपोलियन जो है राजनीति में 1789 ईस्वी में प्रवेश करता है। ठीक है, और जब 1789 ईस्वी में प्रवेश करता है, आपको पता है कि लुई 16वां को बंदी बना लिया गया है, और नेपोलियन भाषण बहुत तगड़ा देता था, लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया। और नेपोलियन 18 मई, ठीक है, 18 मई 1804 ईस्वी में फ्रांस का राजा बन जाता है। वह दिन अब आ ही जाता है जब नेपोलियन फ्रांस का राजा बना। याद रखना, 18 मई 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का राजा बना। ठीक है, और इसके बाद जो लुई 16वां द्वारा जितने भी कार्य किए गए थे उसमें बदलाव लाएगा और लोगों के सुख दुख का ध्यान रखेगा। नेपोलियन कभी भी अपने हित के बारे में नहीं सोचा, लोगों के बारे में हमेशा सोचा, लोगों की भलाई करा। इसीलिए लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट को अपना राजा बनाया, और फाइनली 18 मई 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का राजा बन जाता है, अर्थात रॉकी भाई राजा बन जाते हैं। और इनकी जीवनी लगातार चली रही होती है। कहावत है कि इंसान जब तरक्की करता है ना, तब बगल वाले को बड़ी जलन होती है, क्योंकि जिस हिसाब से इंसान तरक्की करता है उसके अपने ही दुश्मन हो जाते हैं। और नेपोलियन जो फ्रांस का राजा बना, फ्रांस काफी तेजी से विकास करने लगा। तब तक बगल वाले मुल्क, बगल वाले देश ये देख करके काफी अंदर ही अंदर गुस्सा भरने लगे कि ये देश अगर विकास कर जाएगा तो हम सबसे भारी और हम सबसे विकसित देश कहलाएगा। और बगल वाला देश इन फ्रांस देश के साथ धोखा करता है, और फिर नेपोलियन के साथ एक युद्ध लड़ी जाती है, और फाइनली 1815 ईस्वी में नेपोलियन को बंदी बना लिया जाता है, नेपोलियन से युद्ध लड़ी जाती है। उस युद्ध का नाम होता है वाटरलू का युद्ध। कौन सा युद्ध? वाटरलू का युद्ध। इसके बारे में भी हमें जानना है, वाटरलू के युद्ध के बारे में भी जानना है। 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध लड़ा जाता है, और उस युद्ध में नेपोलियन को हरा दिया जाता है, और नेपोलियन को बंदी बना ली जाती है, और नेपोलियन को सेंट हेलेना, नाम है सेंट हेलेना नामक द्वीप, यानी कि इसको यह टापू था, उस टापू पर इसको बंदी बना लिया जाता है, और वहीं पर नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है 5 मई 1821 ईस्वी में। और राष्ट्रवाद के उदय में नेपोलियन की काफी अहम भूमिका रही थी। आगे की जीवनी हम लोग जान लेते हैं कि आखिर आगे की प्रक्रिया क्या है। चलिए आगे थोड़ी सी देख लेते हैं नेपोलियन के बारे में। और
जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति क्या होता है, और अब हम जान लेते हैं सामंती व्यवस्था। याद रखेंगे सामंती व्यवस्था, आखिर सामंती व्यवस्था क्या होता है उसको जानेंगे। ठीक, हम बता दिए हालांकि सामंती व्यवस्था वैसी व्यवस्था थी जिसमें किसानों के जमीन का मालिकाना हक दूसरे जमींदार को होता था, और वह जमींदार उस जमीन पर उगाए गए अनाज को सीधा राजा को सौंप देता था। इस प्रकार की व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहते हैं। यानी कि सामंती व्यवस्था लुई 16वां द्वारा जारी किया गया था, और यह किसानों पर लागू था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे जमींदार थे। जमींदारों को यह अधिकार दे दिया था राजा ने कि किसानों द्वारा उगाए गए अनाज का हक उस जमींदार के पास होगा, और जमींदार उस अनाज को सीधा किसानों से लेकर के राजा के पास सौंप देंगे, और राजा उस अनाज का कुछ हिस्सा किसानों को देता था, उसकी मर्जी है, और उसका विरोध जनता करते थे, क्योंकि इससे जनता और किसान काफी परेशान होते थे, इनको कोई लाभ नहीं होता था। ठीक है, और इससे जनता काफी परेशान रहते थे। ठीक, उम्मीद है यह बात समझ में आ गया होगा। सामंती व्यवस्था ही बता दिए थे। ठीक, और हम जानेंगे 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को, क्योंकि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को हम लोगों ने जाना है, और अब 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण को जानेंगे कि आखिर 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो बाकी लेक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यहीं तक रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, किसी प्रकार का क्यूरीज है तो बताइए। धन्यवाद।